प्लेन रिफ्रैक्शन। प्लेन रिफ्रैक्शन मतलब देखो हमारे पास जब भी दो मीडिया होते हैं उनके बीच में लाइट रे अगर इस तरीके से जाती है तो वहाँ पर कुछ रिफ्रैक्शन होता है, और इन दो मीडिया का जो इंटरफेस है अगर वो प्लेन है इस तरीके से उसे हम प्लेन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो कर्व भी हो सकता है, लेंसेज के केस में हम पढ़ेंगे वो इस तरीके से कर्व होता है, उसमें हम स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम प्लेन रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मान लो लाइट रे इस तरीके से आती है तो हम जानते हैं वो सीधी की सीधी निकल जाती है। अगर लाइट रे इस तरीके से आती तो वो इस तरीके से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती। यहाँ पर कोई और रे होती तो वो इस तरीके से बेंड हो जाती। तो अगर हम अलग अलग जगह से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो हमें अलग अलग जगह से वो रेस आती हुई दिखाई देती है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी हमें एक ही जगह से आती हुई दिखाई दे। तो हमें इन सभी के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें किसके बारे में स्टडी करना है, जो हमारी पैरेक्सियल रेज होंगी, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आ रही होंगी। यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा है तो हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लेंगे जो हम पूरे के पूरे रे ऑप्टिक्स में यूज़ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन आई। ऑलराइट, अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ लेकिन इतनी पतली पैरेक्शियल रे बनाऊंगा तो आपको वो दिखेगा नहीं। मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल इस तरीके से ले लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मान लो हमारे यहाँ से एक रे इस तरीके से आ रही थी और यहाँ पर अब हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। ये जो नॉर्मल हमने बनाया ये दोनों रेज भी ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं। फिर यहाँ से लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, वो सीधी यहाँ से ऐसे तो जाने नहीं वाली जैसे यूजुअली जाती है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरीके से। अगर ऑब्जर्वर इस लाइट रे को देख करके इमेज परसीव करेगा तो उसको क्या लगेगा, यार ये वाली लाइट रे तो यहाँ कहीं से आ रही थी, है ना, इस जगह से। तो हम बोल सकते हैं उसको ऐसा लगेगा कि लाइट रे इधर कहीं से आ रही थी, और फिर वो बोल देगा कि ये है हमारी इमेज आई और ये थी हमारी ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट ओ एक्चुअली में डी डेप्थ पे थी, उसकी डेप्थ डी थी, लेकिन इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो उतनी नीचे नहीं थी, उसको लगेगा वो यहीं तक थी। तो इसको हम बोल देंगे अपेरेंट डेप्थ या फिर डी डैश। मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, ये डिस्टेंस है हमारा डी डैश। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनको भी हम मार्क कर देते हैं, ये था हमारा एंगल आई, ये है हमारा एंगल आर। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी हो जाता है आई, और ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी हो जाता है आर। इसको मैं लिख दूंगा, ये भी है एंगल आर, ये है एंगल आई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये वाला अप्रॉक्सीमेशन। तो सबसे पहले तो हम स्नेल्स लॉ लिख देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, साइन आई को हम बोल सकते हैं tan i, क्योंकि i की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है n1 tan i इज इक्वल टू n2 tan r। अभी tan i और tan i की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखो इन ट्राइंगल्स को देखो, मान लो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, तो यहाँ पे tan i की वैल्यू क्या है, tan i होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है x, बेस है हमारा d। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा n1 इंटू एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू n2 इंटू tan r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो tan r की वैल्यू है x अपॉन डी डैश, x अपॉन डी डैश। यहाँ पर x से x कट जाएगा, यानी कि इस x के फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। पैरेक्शियल रेज के केस में इस x की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू बहुत ही छोटी होगी वैसे। यहाँ से हमारे पास आ जाता है d डैश इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 टाइम्स d। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिख रही है, देखो यहाँ पर मैं इसी को रीअरेंज करके लिख सकता हूँ n2 बाय n1 इज इक्वल टू डी डैश बाय डी। और अभी तक हमने पढ़ा था कि n2 बाय n1 होता है v1 बाय v2 इज इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू साइन i डिवाइडेड बाय साइन r।
तो इससे हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्शन में यहीं से सॉल्व हो जाने वाले हैं, प्लेन रिफ्रैक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को एक इमेज दिख रही है, लेकिन ये इमेज रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? यहाँ से हमें रेज आती हुई दिख रही है, यहाँ पर एक्चुअली कोई रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी, तो ये एक हमारी वर्चुअल इमेज बन जाती है। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज अ वर्चुअल इमेज। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास d की वैल्यू थी 10 मीटर और ये हमारा एक स्विमिंग पूल है, पानी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। साथ में n2 हमारा एयर है, तो n2 की वैल्यू हो जाती है 1। इस केस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो d डैश की वैल्यू हो जाती है d डैश इज इक्वल टू 1/4/3 टाइम्स d, यानी d डैश इज इक्वल टू 3/4 ऑफ d। अगर d की वैल्यू 10 थी तो हमें d डैश की वैल्यू आ जाती है 7.5 मीटर। तो हमें स्विमिंग पूल के ऊपर से जब भी हम देखते हैं तो हमें उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती है, हमें लगता है कि उसकी डेप्थ थोड़ी कम है, और हमें लगता है कि अगर डेप्थ कम है तो हम उसमें तैर सकते हैं और हम उसमें कूद जाते हैं और फिर हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे 7.5 मीटर किसी भी एंगल से कम नहीं होता। अगर यहाँ पे हमारे d की वैल्यू 6 फीट होती तो d डैश की वैल्यू आ जाती 4.5 फीट, तब फिर भी हमें कूद जाना सेंस बनता है। ये 7.5 मीटर में तो तैरना नहीं आता, तो कूदना बता आप लोग, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि एक झील में एक मछली आराम से बैठी हुई है, तैर रही है, बैठी हुई है, और ऊपर एक चील उड़ रहा है। तो बर्ड को मछली खानी है, भूख लग रही है, वो नीचे देख रहा है, तो उसको एक तो उसकी आंखें इतनी तेज हैं, उसको इतनी दूर की अंदर की पानी की चीज़ें दिख रही है, लेकिन पानी क्लियर होगा, मे बी उसको फिश दिखाई देगी, लेकिन किस डिस्टेंस पे दिखाई देगी उसको? यहाँ पे कुछ अपेरेंट डिस्टेंस, एक होता है रियल डिस्टेंस, की रियल डिस्टेंस कितना है 36 + 36 यानी कि 72 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन उसको कुछ कम दिखाई देगा। कैसे कम दिखाई देगा वो पता कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि उसको बर्ड की इमेज कुछ यहाँ पे दिखाई देगी, पहली बात तो है ना, ये वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ d डैश। तो d डैश की वैल्यू हो जाती है n2 डिवाइडेड बाय n1 टाइम्स d इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी है 1। देखो यहाँ से रेज यहाँ जा रही है, तो ये हो जाता है मीडियम नंबर 1, ये हो जाता है मीडियम नंबर 2। 1 डिवाइडेड बाय 4/3 जो हमारा पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टाइम्स 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 27 मीटर। तो इस बर्ड को ये फिश यहाँ दिखाई देगी इस तरीके से कि ये वाली लेंथ हमारी 27 मीटर आ जाए, लेकिन टोटल डिस्टेंस बर्ड को इतना दिखाई देगा। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 27 + 36। 27 + 36 इज इक्वल टू 63 मीटर। अब बर्ड ने तो देख लिया कि मछली है 63 मीटर दूरी पर, लेकिन मछली भी देख रही है कि बर्ड कहाँ है। उसको खाने तो नहीं आ जाएगा जल्दी से। तो अब हम देखेंगे कि इस फिश को ये बर्ड कितनी दूर दिखाई देता है। तो फिश को ये वाला डिस्टेंस तो वैसे ही दिखता रहेगा, क्योंकि फिश एक ऑब्जर्वर है और जिस मीडियम में है उसको वो वाला डिस्टेंस उतना ही दिखेगा। यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो रेज आ रही होंगी उसके कारण रिफ्रैक्शन के बाद ये वाला डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर फिश। ये था हमारा फॉर बर्ड। फॉर फिश हम लिख सकते हैं d डैश। d डैश कौन सा? ये देखो, ये एक्चुअल d था, उसको फिर d डैश दिखाई देगा। यहाँ पर बर्ड की कुछ अलग अपेरेंट हाइट दिखाई देने वाली है। d डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1 टाइम्स d। इस बार रेज बर्ड से चल करके फिश की तरफ आ रही है, तो ये हो जाता है मीडियम नंबर 1, ये हो जाता है मीडियम नंबर 2। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 अपॉन 1 टाइम्स d की वैल्यू है यहाँ पर देखो 36 मीटर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 48 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 48 + 36 विच इज इक्वल टू 84 मीटर। कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, बर्ड को मछली दिख रही है 63 मीटर पे, मछली को बर्ड दिख रहा है 84 मीटर पे, थैंक्स टू हमारा रिफ्रैक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन को और ज़्यादा ट्रिकी किया जा सकता है। कैसे? कि मछली को ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी दे दो, बर्ड को वेलोसिटी दे दो, और पानी भरने लग जाओ, यहाँ पे नल चला दो, तो पानी के लेवल की भी ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो कुछ बन नहीं सकता। देखो, हमारे पास बर्ड नीचे आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से,
फिश ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से और हमारा ये जो इंटरफेस है वो भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। हमें पता करना है कि इस बर्ड को फिश की स्पीड क्या दिखेगी, फिश को बर्ड की स्पीड क्या दिखेगी। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम स्टार्ट करेंगे फॉर बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अच्छा, बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में वो है उसमें डिस्टेंसेस के साथ कोई झोल नहीं होगा, लेकिन पानी के अंदर क्या हो रहा है वो दूसरा मीडियम है, वहाँ पर कुछ इश्यू हो सकता है। यहाँ से रेज निकल के इस तरीके से आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, बर्ड का जो डिस्टेंस है ना इसको हम बोल देते हैं कि ये y डिस्टेंस नीचे है। तो हमारे पास y डैश की वैल्यू जो अपेरेंट डेप्थ बर्ड की को दिखेगी फिश की, उसकी वैल्यू हो जाती है n2/n1। n2 की वैल्यू थी 1। देखो यहाँ से रेज इधर आ रही है, ये था मीडियम नंबर 1, ये था मीडियम नंबर 2। n2/n1, n1 की वैल्यू है 4/3 टाइम्स y। y डैश इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ y। इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाता है dy डैश अपॉन dt इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स dy/dt। dy/dt क्या है? इस फिश की ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड। गलत। y है क्या चीज? y एक्चुअली सरफेस से फिश का डिस्टेंस है। तो हमने dy/dt क्या है, हमने इस फिश के कोऑर्डिनेट को नहीं डिफरेंशिएट किया है। और dy'/dt क्या है? सरफेस से हमें फिश की जो वेलोसिटी दिख रही है वो चीज़ आ जाएगी, बर्ड को जो दिख रही होगी, है ना। तो इसको इस तरीके से हम कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं बोल देता हूँ सरफेस, और f डैश में लिख रहा हूँ इसको क्योंकि ये जो अपेरेंट वेलोसिटी है इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिश विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ फिश vf डैश माइनस v surface is equal to 3/4 times velocity of fish minus velocity of surface। vf डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3/4। वेलोसिटी ऑफ फिश क्या है? ऊपर की तरफ को मान लो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे तो आ जाएगी 2, प्लस हो जाएगा यहाँ पर आकर के 2। इसको आप कैलकुलेट करो, हाँ ये आ जाता है 3/5 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से समझते हैं, vf डैश बाई s क्या था? फिश की इमेज की वेलोसिटी सरफेस के रिलेटिव, और vf डैश क्या हो जाएगी? सिर्फ फिश की इमेज की वेलोसिटी। तो हमारे पास फिश की जो इमेज है, देखो फिश ऊपर 6 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, लेकिन उसकी इमेज ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और बर्ड खुद नीचे आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ फिश की इमेज विद रेस्पेक्ट टू बर्ड वो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ फिश की इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, उसकी वैल्यू हो जाएगी +5 माइनस बर्ड की स्पीड क्या है, नीचे की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड, तो -6 हो जाएगा और आंसर आ जाता है हमारा 11 मीटर पर सेकेंड। अगर दोनों सेम मीडिया में होते तो ये 6 से नीचे आ रहा है, ये 6 से ऊपर जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड आती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण अब उसको 11 मीटर पर सेकेंड से फिश ऊपर आती हुई दिखाई देगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इसी टेक्निक से मुझे बताओ कि फिश को बर्ड नीचे किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा। उसको प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमारी सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स रियल ऑब्जेक्ट होती थी, इस बार हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है? मान लो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से कुछ मिरर होगा, वो कुछ इमेज बना रहा होगा यहाँ पर, लेकिन हमने बीच में दूसरा मीडियम ला के रख दिया है, तो उस मीडियम में ऑब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, ऑब्जेक्ट एक कोई इमेज बन रही थी जो उस मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली। तो अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इमेज बने। देखो यहाँ से रेज जा रही थी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएंगी और यहाँ कहीं पे हमारी इमेज बनने वाली है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करना एग्जैक्टली वैसे ही है। पहले तो हमें देख के फील हो जाना चाहिए कि यहाँ से रेज इस तरीके से बेंड होने वाली है टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये हमारा नॉर्मल होता था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पर इमेज बनेगी, हमारा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा आने वाला है, और जो डिस्टेंस का फैक्टर होता है वो इन दोनों का ही रेशियो होता है। तो अगर मुझे बिना दिमाग लगाए कैलकुलेट करना है तो मैं सीधे सीधे कर दूंगा कि 24 × 1.5/1 कर दो, तो वही आंसर आने वाला है हमारा कितना, 36 मीटर। लेकिन हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? d डैश इज इक्वल टू n2/n1 टाइम्स d। n2 की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ से रेज ऐसे जा रही थी, ये था मीडियम नंबर 1, ये था मीडियम नंबर 2,
तो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 डिवाइडेड बाई मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। डी की वैल्यू थी 24 मीटर, तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू हो जाती है डी डैश इज इक्वल टू 36 मीटर। हमारा आंसर आ गया। हमारी इमेज यहाँ कहीं ऐसे रेज जाएंगी और यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। ये हमारी ऑब्जेक्ट थी। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टैंक है जिसमें 20 सेंटीमीटर के लेवल पे पानी भरा हुआ और उसमें एकदम मिड पॉइंट पे कोई तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहाँ पर नीचे हमने कुछ सिल्वर कोटिंग कर दिया, तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है। ऊपर से बैठ के हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर इसकी कुछ रेज नीचे आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पर इसकी कुछ इमेज बन रही होगी। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है। अभी तक हम क्या पता करते थे, ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ क्या होती थी। अब हम इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बाहर से बैठ के कितना दिखाई देगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले हम सिर्फ पानी वाले मीडियम के हिसाब से देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी 10 सेंटीमीटर दूर थी तो मिरर जो इमेज बनाएगा है ना, वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाने वाला है। यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें बाहर की तरफ रेज आएंगी तो दिखेगा हमें वो चीज़ें थोड़ा स्क्वीज होते हुए दिखाई देंगी। ये 10 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। कितना शिफ्ट हो जाएंगी डिपेंड करता है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जैसे अगर ये पानी है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4/3, अगर ऊपर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1। हमारे पास डी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। डी डैश की वैल्यू आ जाएगी डी डैश इज इक्वल टू n2/n1। n2 की वैल्यू है 1 क्योंकि रेज ऐसे जा रही हैं। ये था हमारा n1, ये था हमारा n2। 1 डिवाइडेड बाय 4/3 टाइम्स 20 विच इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाती है 15 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। बाहर से बैठ के देखोगे तो आपको दिखेगा उनके बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अपेरेंट डेप्थ तो हमने सीख ली, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं और मेरे साथ लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, जहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ेंगे, बॉम्ब की तरह फोड़ेंगे। और मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। कैसे जाओगे वहाँ पे bit.ly/bombphysics ब्राउजर में टाइप करो। कहाँ होती है मेरी लाइव क्लासेस? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे आप IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन किसी की भी तैयारी कर रहे हो। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर से। और आज ही अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, मेरा इनवाइट यूज़ करो, कोड विक्रांत हो, आप अपना फ्री प्लान अनलॉक कर सकते हो। और आप अगर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, उसके लिए भी मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आ जाओ प्लस सब्सक्रिप्शन पे, मिलते हैं लाइव।